हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अब ये फर्स्ट यूनिट है जिसमें कुछ टर्म्स रह रही थी। इसमें हम लोग ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल पढ़ चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो जो हम तीनों साइकिल्स पढ़े हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशंस हर साल आता है, तो वहाँ से तो आना ही आना है क्वेश्चन। लेकिन कुछ टर्म्स हैं इसमें यूनिट फर्स्ट में, वो भी हम समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक ऑफ द कंबशन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूल प्लस कंबशन। फ्यूल और कंबशन, कंबशन क्या होता है। तो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द कंबशन। कि जो कंबशन हो रहा है उसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इसमें देखते हैं। इसमें पहले है इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर देखेंगे, फिर ये कंबशन देखेंगे और कंबशन आईसी इंजन देखेंगे, केमिकल एनर्जी, हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट फॉर्मेशन, केमिकल एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर और डिसोसिएशन ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ये पार्ट जो है केमिकल इंजीनियरिंग का है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें ये सिलेबस होता है, लेकिन ये मैकेनिकल में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना है। इसका बेसिक हमें पता करना है कि इसका बेसिक क्या है। तो इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो थोड़ा अपना केमिस्ट्री एक बार देख लेना। केमिस्ट्री से आपको थोड़ी इसमें मदद मिल जाएगी समझने। चलिए देखते हैं क्या है। क्या है थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द इक्विलिब्रियम सिस्टम स्टेट और केमिकल कंपोजिशन कैन बी कैलकुलेट फॉर द सिस्टम ऑफ नॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इफ टू थर्मोडायनेमिक स्टेट्स आर नॉन। देखिए हम समझते हैं कि स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एक मैकेनिकल होती है, एक केमिकल होती है। मैकेनिकल में क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर का फोर्स है, बाहर के जो फोर्स है उसके इक्वल हो जाता है और हमारा जो सिस्टम होता है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शन होती है विद इन द सिस्टम इन द गैसेस, वो नहीं नहीं होती है। वो जब नहीं होगी तो क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगी, हीट जनरेट नहीं होगी तो कोई एक्सटर्नल फोर्स जनरेट नहीं होगा विद इन द सिस्टम। तो इसलिए केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो भी नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो हीट भी हमारी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर वो रिएक्शन नहीं होंगे तो तभी हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम में होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। System is undergoing chemical reaction not in general in chemical equilibrium reaction are rate control। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी सिस्टम में, सपोज ये गैस है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको घटा बढ़ाकर हम उस रिएक्शंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। वही बात इसमें बोली गई है। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हम सब लोग जानते हैं। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत बेसिक है। क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू डेल यू। क्या होता है Q माइनस यू डेल यू। इसका क्या मतलब होता है, कोई सिस्टम है उसमें हम लोग Q हीट दे रहे हैं, उसमें से हम वर्क क्या मिल रहा है, W। तो कुछ एनर्जी जो है उसमें एज ए इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, तो उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। उसमें इसमें यही कहा है कि रेट ऑफ द चेंज एनर्जी जो है किसके इक्वल होगी, वर्क डन और हीट ट्रांसफर, जो हम बता रहे हैं Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू। यानी जो रेट ऑफ एनर्जी है, रेट बता रहे हैं इसलिए उसमें डॉट लगाते हैं, रेट का मतलब है पर सेकेंड। तो
जो चेंज हीट और वर्क में होगा, हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी में जो चेंज होगा वही इंटरनल एनर्जी में चेंज हमको मिलेगा, वही बात इसमें बताई जा रही है। ठीक है, अब जो एनर्जी होती है डेल ई अपॉन डेल टी, ये समेशन किसका होता है, डेल यू अपॉन डेल टी का। रेट में बात चल रही है इसलिए टी हम लोग लगा रहे हैं, या डॉट भी लगा सकते हैं। डॉट लगाएंगे तो टी नहीं लगाएंगे, या टी लगा रहे हैं तो डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी हो गई। उसके बाद फिर क्या हो गया, आप काइनेटिक एनर्जी रेट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी रेट हो गया। ठीक है, तो ये किसी भी सिस्टम के लिए अगर नेग्लेक्ट हो जाए तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाती है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी भी जो है कई एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, चलिए देखते हैं। थर्मल एनर्जी का, सेंसिबल एनर्जी का, केमिकल एनर्जी का, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अपना रोटेशन होता है, उनमें अपना वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेट करते हैं, वो भी एक एनर्जी होती है। ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, ये सब सेंसिबल एनर्जी में आते हैं। दूसरी केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि हम जानते हैं दो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी गैस के, उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो भी एक बॉन्ड एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सबका कॉम्बिनेशन हमको क्या मिलता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी रेट, इंटरनल एनर्जी रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने लिखा है, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, Q माइनस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पर डॉट का मतलब भी डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है। यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एम यू, यानी कि आपने मास पर यूनिट मास और पर यूनिट इंटरनल एनर्जी को मल्टीप्लाई करके टोटल इंटरनल एनर्जी में, टोटल इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है आपकी एम और स्मॉल में। ठीक है, तो वही हमने यहाँ रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्क क्या होता है हमारा, वर्क हम जानते हैं क्या होता है हमारा, पी डी वी होता है, पी डी वी होता है। ठीक है, क्योंकि ये रेट है इसलिए हम इसमें डेल अपॉन डेल टी लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, उस जो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन है Q डॉट माइनस डेल डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू जो है हम डेल जो डब्ल्यू डॉट की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम कोई एक सिस्टम है और हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो हमें बताया था इक्विलिब्रियम की जब बात करी थी हमने उस टाइम, तो उस टाइम ने क्या किया था कि सिस्टम को जो है कई सब सिस्टम में तोड़ लिया था, छोटे छोटे स्मॉल सिस्टम में तोड़ लिया था, तो वही हम उसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो स्मॉल स्मॉल सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसके समेशन के इक्वल होगी। देखिए यहाँ पर वैल्यू है, तो जो हमारी डेल एम यू अपॉन डेल टी था उसको हमने क्या लिखा, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यू टू माइनस यू वन हो गया, और ये माइनस के डेल डब्ल्यू और क्यू, सेम क्यू माइनस डब्ल्यू, और हमने इसको क्या लिख दिया, एम इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट के साथ ही हम लोग खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो इक्वेशन में है W की जगह W12 लिख दिया, Q12 की जगह लिख दिया। ठीक है, कांस्टेंट
कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ से देख लीजिए Q माइनस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल टी। तो अगर आपको Q निकालना है कांस्टेंट प्रेशर पे तो W कहाँ, यहाँ चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा है W की जगह हम लिख सकते हैं P डेल V अपॉन डेल टी। तो आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और उनको समेशन करेंगे तो आप जो है को ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब डी मास ऊपर जो है डी कॉमन ले लेंगे और डी टी नीचे है, तो ऊपर क्या बचेगा, एम यू प्लस पी वी। मैंने आपको एंथैल्पी में पढ़ाया था कि एंथैल्पी क्या होता है, यू प्लस पी वी। तो यहाँ पर हम पर यूनिट यू की बात कर रहे हैं तो एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच। तो वही उसने किया है, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आप इसको ये मिल जाएगा एम एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू क्यू वन वन। इससे क्या मतलब है, जो कांस्टेंट प्रेशर होता है, जो कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट हो हमें मिलती है वो एंथैल्पी का डिफरेंस होता है। ये चीज़ हम क्लास में कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो CV के इक्वल होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, CV के इक्वल होती है। CV किसके इक्वल होता है, डेल यू अपॉन डेल टी, इसके इक्वल होता है, ठीक है। वही डेल टी आप इधर ले जाओ और डेल यू दोनों का इंटीग्रेट कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। यही हमें याद रखना है। उसमें जो CP होता है वो एंथैल्पी का रेट ऑफ चेंज होता है, एंथैल्पी का रेट ऑफ चेंज होता है। आप इधर ले जाओ CP डेल टी इज इक्वल टू डेल एच, दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी। ये मेयर्स इक्वेशन है, हम जानती हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू आर। वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की। ये गैस है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस मिक्स हैं इस वेजल में। तो हमें सभी का मास निकालना है, हमें टोटल मास m निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट गैसेस है सबके मास उसको लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। माना इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो टोटल मास क्या होगा, नाइट्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से मिक्सचर की डेंसिटी है, सभी की अलग अलग डेंसिटी आप ऐड करोगे तो मिक्सचर की डेंसिटी मिल जाएगी। ये मास फ्रैक्शन देखते हैं। मास फ्रैक्शन क्या होता है, आपकी एक गैस का मास और डिवाइडेड बाय टोटल मास है गैस। इसका मतलब ये होता है कि उस गैस का कितना परसेंटेज टोटल मिक्सचर में है। सपोज ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और टोटल मास m है, तो हमें मास फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज मास टोटल मास जो है मिक्सचर का उसमें है। तो आप क्या करोगे, O2 का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो आपको ये मास फ्रैक्शन आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि इतना परसेंटेज जो ऑक्सीजन जो है मिक्सचर में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रेशियो मोलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज तो टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मोलर फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, एक गैस के लिए मोल कितने हैं और टोटल मोल्स कितने हैं पूरे मिक्सचर के। मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। जो आपका जैसे कि ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं,
वो और डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स हैं, तो आपको इसमें ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की मदद से हम सभी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, जैसे कि आपको मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, एंथैल्पी कैलकुलेट करनी हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है आपको, मास फ्रैक्शन जो होता है आपका, मास फ्रैक्शन डिवाइडेड मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाई इंटरनल एनर्जी, तो आपको पूरी टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह मास फ्रैक्शन आप एंथैल्पी से कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल एंथैल्पी मिल जाएगी। ये मास फ्रैक्शन है। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी पर मोल ऑफ द मिक्सचर, अगर आपको पर मोल ऑफ द मिक्सचर निकालनी है तो आप मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल एंथैल्पी एनर्जी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो है मास फ्रैक्शन देखा हमने एक, और मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपको कोई टोटल पूछे, पर मोल ऑफ द मिक्सचर पूछे, जो कि पर मोल ही पूछी जाती है, तो आपको सिर्फ जो मोल फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल इंटरनल एनर्जी, मास फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके टोटल एंथैल्पी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से प्रेशर है, सो मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड और मल्टीप्लाई प्रेशर, तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम है, तो मोल फ्रैक्शन से आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन से क्या होता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए मिक्सचर की, उससे मल्टीप्लाई करके आपको टोटल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें। और आइडियल गैस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम विच कंपोनेंट गोज वुड ऑक्यूपाई इच एग्जिस्टेड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जो हम बोल रहे हैं वही इसमें बताया गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि मास फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंबस्शन स्टोइचियोमेट्री, वो क्या होता है उसको हम बाद में समझेंगे। ओके।